Hi, this is कोमल चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल एट द यूट्यूब चैनल GS365। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का रहने वाला है। एज यूजुअल हम जिस प्रकार से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहले हम देखेंगे कि आज के सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। देन हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक्स जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के टॉपिक, उससे पहले जिन लोगों ने जो वीडियो देख रहे हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऑन टाइम और सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और आप लेक्चर्स का फ़ायदा उठा पाएँ। दूसरा, GS365@u, यह टेलीग्राम चैनल जहां आपको मिलेगा पर डे क्लासेस का PDF, ताकि आप रिवाइज कर पाएँ चीज़ें। ऐसा नहीं है कि एक बार चीज़ें पढ़ ली तो आप पूरा एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज के लिए आपको कंटेंट कहाँ मिलेगा, कंटेंट मिलेगा GS365@u टेलीग्राम चैनल, राइट। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, फर्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जानेंगे विश्व व्यापार संगठन के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक योजना स्टार्ट की गई है, अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसे जानेंगे। और नेक्स्ट न्यूज़ है विक्टोरिया मोमेगो ने नाओमी ओसाका को हराकर कैनेडियन ओपन जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा विश्व संस्कृत दिवस है जो 9 अगस्त को मनाया जाता है। दो टॉपिक और हैं जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या चीज़ रहने वाला है। तो बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ के साथ, और फर्स्ट न्यूज़ हमारा है पहला WTO के बारे में जानना है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार को विनियमित और सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार है। यानी इसे क्यों बनाया गया, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि इसमें जो सदस्यता मिलती है, मेंबरशिप मिलती है, वह राष्ट्रों को मिलती है, ना कि स्टेट्स को या फिर किसी व्यक्ति को। इसलिए कैसा है संगठन है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच, समझ रहे हो आप, राष्ट्रों के बीच की बात हो रही है, व्यक्तियों के बीच की बात नहीं हो रही है। तो राष्ट्रों के बीच व्यापार को विनियमित और सुगम बनाने के लिए, तो यानी कि मेन पर्पज क्या है इसका, कि जो व्यापार है उसको क्या बनाना है, सुगम बनाना है, ईजी करना है, सुगम बनाना है व्यापार को, ठीक है। और उसको क्या करना है, रेगुलेट करना है, विनियमित करना है। किस तरह के नियम होंगे, किस तरीके से कर व्यवस्था होगी, शुल्क लगेगा, वो सब कौन मैनेज कर रहा है, WTO के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते गेट के उत्तराधिकारी के रूप में इसको स्थापित किया गया था, और गेट को स्थापित किया गया था 1948 में। और अगर मैं बात करूं WTO के हेडक्वार्टर को लेकर, तो WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये तो बात हो गई हमने ये बात की WTO के बारे में, ठीक है। अब एक वर्ड निकल के आया था गेट, कि ये गेट के उत्तराधिकारी के रूप में इसे स्थापित किया गया था। तो जो गेट है जिसे 1948 में स्थापित किया गया था, तो उसे कैसे स्थापित किया गया, उसका पर्पस क्या था। गेट को जब लाया गया था तो गेट था GATT, ठीक है। गेट GATT, इसका जो मतलब था, जिसे पर्पस था, वो था टैरिफ और व्यापार पर एक समझौते के तहत से लाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, यानी कि यह कोई संस्था नहीं थी, यह सिर्फ क्या था, एक समझौता था जिसका उद्देश्य था व्यापार और व्यापार से संबंधित जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करना, इसका उद्देश्य था। विशेष रूप से एक काम करता था टैरिफ को लेकर, कोटा को लेकर और सब्सिडी को लेकर, ठीक है। 1947 में 23 देशों द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया गया और 1948 से लागू कर दिया गया था। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं गेट की, ठीक है। हालांकि 1995 ईस्वी में 1995 में गेट का जो स्थान था वो ले लिया WTO ने। अभी के दौर में, यानी कि वर्तमान में हम बात करें तो विश्व व्यापार संगठन WTO दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें 164 सदस्य देश हैं, जो वैश्विक व्यापार का लगभग 98% शेयर इकोनॉमी साझा करता है, ठीक है। 98% से जो GDP है वह विश्व किसके द्वारा होता है, WTO के माध्यम से किया जाता है। अगर हमने बात की मुख्यालय के बारे में, हमने बात कर ली, मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। क्लियर पॉइंट। अभी हमने बात की, एक वर्ड निकल के आया था मराकश समझौता। मराकश समझौता हुआ था 1994 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए। कहाँ पे होता बेटा, ये होता मोरक्को में, ठीक है। तो मोरक्को में एक समझौता हुआ था मराकश, ठीक है, मराकश समझौता, जिसके तहत किसकी स्थापना हुई थी, WTO की स्थापना हुई है, ठीक है। तो इसे कुछ खास स्पेशल है नहीं, सिर्फ इतना ही था आपके लिए। चलो, तो ये पता चल गया WTO की स्थापना कब हुई, है ना, मेन उद्देश्य क्या है, काम क्या करता है,
इसे किसके उत्तराधिकारी के रूप में लाया गया, सब कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन एक संस्था के रूप में आपके पास आ गई है, राइट। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि पर्यटन मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया, एक अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक और घरेलू यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 2002 में अतुल्य भारत अभियान शुरुआत हुई थी, यानी कि 2002 में अतुल्य भारत अभियान को लाया गया था, लेकिन पुनः उसे रिवाइव किया गया, दोबारा से पुनः लॉन्च किया गया है 2025 में। कब किया गया? 2025 में, यानी कि अभी लॉन्च किया है हाल फिलहाल में, ठीक है। यह भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अभियान था। अभी हम बात कर रहे हैं 2002 वाले की, ठीक है, 2002 वाले की। इसके तहत मंत्रालय द्वारा स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं को पर्यटन संबंधी भूमिकाओं में सशक्त बनाने के लिए पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू की गई। इसके लिए 2 पहल शुरू की गई थी, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ताकि महिलाओं को एक सशक्तिकरण के रूप में इस योजना का हम लाभ दे पाएँ। इसलिए एक नई जो हमारी एक अभियान था अतुल्य भारत अभियान, उसमें भी हमने महिलाओं को आगे रखा और आगे बढ़ाया। इन पहलों का उद्देश्य क्या था? स्थानीय समुदाय, महिलाओं और युवाओं में क्षमता निर्माण और उद्यमता को बढ़ावा देना। यानी कि जो व्यक्तियों को क्या है, उद्यमता का भाव, उद्यमता की क्षमता, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को चलाया गया था। बेसिकली अतुल्य भारत अभियान क्या है? एक बेसिकली यह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता, ठीक है, या फिर अनेक प्रकार की जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं हमारे यहाँ, टूरिज्म प्लेसेस, उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया, इसे द्वारा से क्या किया, रिलॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यह क्या है? बेसिकली पर्यटन केंद्रित एक वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ताकि आपको पर्यटन से संबंधित जब कोई व्यक्ति भारत को विजिट करना चाहे तो पर्यटन से संबंधित सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, सारे सॉल्यूशंस हैं, सब एक ही जगह उनको दिख जाए, ताकि उनका जो टूरिज्म जो एक्सपीरियंस है, यात्रा का जो अनुभव है, वो बेहतर बने। और क्या से इससे क्या होगा, जब टूरिज्म से रिलेटेड जो उनका एक्सपीरियंस है वो बेहतर बनेगा, अच्छा होगा, तो डेफिनेटली क्या है, टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी बूम करेगी, इकोनॉमी में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी होंगी, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, और अर्थव्यवस्था के अनेक अनेक क्या होंगी, गतिविधि होंगी, जैसे कि सामान का खरीद होना, फिर बेचना, क्या है, एक ओवरऑल गतिविधि प्रारंभ हो जाएगी उससे, ठीक है। क्लियर पॉइंट है। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह एक मंच के रूप में स्टार्ट किया गया है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में इसे लाया गया है, जहां पर हम बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों का सॉल्यूशन कहाँ मिल जाएगा, हमें अतुल्य भारत प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट समझ गए आप? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि विक्टोरिया मोबोको ने नाओमी ओसाका को हराकर कैनेडियन ओपन जीता, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट, एक मिनट मेरे को दिख रहा है साहब, चलो ठीक है। तो विक्टोरिया मोबोको ने नाओमी ओसाका को हराकर कैनेडियन ओपन में अपना पहला WTA खिताब जीत लिया है। वह 2009 के बाद इसे WTA 1000 इवेंट में अपना पहला खिताब जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी थी, ठीक है साहब। तो इनके बारे में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक ओपन था, कैनेडियन ओपन, जहाँ पे क्या हुआ, गेम हुआ है, उस गेम में किसने पार्टिसिपेट किया है, किसने विजय, कौन जीता है, जीती है विक्टोरिया मोबोको जीती है, और जो किसको हराया था, नाओमी ओसाका को हराया है, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, खेल जगत से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ बनती है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरा, टेनिस वाला जो गेम है, ओपन जितने भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई रिक्वेस्ट, क्योंकि ऐसा है कि वो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, इवेंट चलते रहते हैं, इवेंट आते रहते हैं, कन्फ्यूजिंग रहते हैं, तो इसलिए आपको क्या है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए एक ट्रैप के रूप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं फिर से कहूँगा कि आप क्वेश्चन को तैयार रखें, अपना ओपन से रिलेटेड या खेल जगत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप तैयार रहेंगे। आई रिक्वेस्ट कि खेल जगत के लिए आप तैयार रहें, खेल जगत को आप तैयार रखें, ठीक है। तो ये टेनिस ओपन था, कैनेडियन कहाँ पर हुआ था, कैनेडियन ओपन है ये, जहाँ पे विक्टोरिया मोबोको को जीत मिली है, और किसने किसको हराया, नाओमी ओसाका को इन्होंने हराया था। इनके बारे में छोटा सा फैक्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट हमारा है विश्व संस्कृत दिवस। क्या है बेटा, विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है, बताइए कब मनाया गया है। यह मनाया गया है 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट है। कुछ जानेंगे इसके बारे में। यह प्राचीन संस्कृत भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसे पुनर्जीवित करने के लिए मनाया जाता है। तो यानी कि किस उद्देश्य के साथ मनाया जा रहा है, विश्व
संस्कृत दिवस किस उद्देश्य के साथ मनाया जा रहा है? तो क्यों मनाया जा रहा है बताइए? प्राचीन संस्कृत भाषा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए। मैंने पहले भी हमने बात की है कि बेटा कोई भी इवेंट होता है तो उसका एक मेन काम होता है, मेन थीम होता है, मेन पर्पस होता है कि हम उससे रिलेटेड जागरूकता बढ़ाएं। ठीक है, यानी कि समाज को जागरूक करें, समाज को उस इवेंट के माध्यम से जिस समस्या को वह इवेंट सॉल्व कर रहा है ना, उसके बारे में बताएं। तो इस जो इवेंट है, इस इवेंट के माध्यम से हम क्या बता रहे हैं कि संस्कृत के प्रति लोगों को जागरूक करना, इस उद्देश्य के साथ इस इवेंट को मनाया गया। 1969 ईस्वी में भारत सरकार और संस्कृत संस्थानों के संयुक्त प्रयास से यह दिवस पहली बार मनाया गया। तो इस दिवस का प्रारंभ कब से हुआ? 1969 के द्वारा। ठीक है, यानी कि 1969 में पहली बार भारत सरकार और संस्कृत संस्थानों के द्वारा इसे मनाया गया। ठीक है, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि संस्कृत दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो आप सिंपल सा डेट याद रखेंगे 1969 में। राइट, नेक्स्ट हमारा क्या है कि संस्कृत भाषा उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी उत्तराखंड यूजीसी लागू करने वाला पहला स्टेट बना है और संस्कृत वेरियस कारणों से न्यूज़ में है, तो आप उत्तराखंड को छोड़ नहीं सकते। एंड उत्तराखंड से एक और न्यूज़ निकल के आई, वो क्या है कि संस्कृत भाषा उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो फिर समझ लीजिए कि जो विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को मनाया जाता है। जो हिंदू कैलेंडर्स होते हैं, हिंदू कैलेंडर में जो माह आता है सावन का, ठीक है, उस माह में पूर्णिमा के दिन से मनाया जाता है। बेसिकली आपको पता है वो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगन, पूस माह, वो वाले। तो उसमें जो श्रावण माह आता है, श्रावण मंथ आता है, उसमें पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस को। इसी तरीके से हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला, तो उसमें अगस्त वाले दिन, अगस्त मंथ में इसे मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। बेसिकली उद्देश्य क्या है कि संस्कृत को बढ़ावा दें और जो उत्सव के रूप में मनाएं, ताकि लोग जागरूक हों और अपनी भाषा को पहचानें। यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर्स है वह अक्सर जो इसे नई शैली का कैलेंडर भी आप कह सकते हैं, और दुनिया के अधिकांश देश इसे उपयोग किया जाने वाला एक क्या है सौर कैलेंडर के रूप में आप जान सकते हैं कि लगभग दुनिया के हर देश से फॉलो करते हैं। इसका नाम जो पोप ग्रेगरी है ना, पोप ग्रेगरी 13 के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसे लागू किया था 1582 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर। और बेसिकली यह जूलियन कैलेंडर जो है उसका एक संशोधित, एक अच्छा कह सकते हैं संशोधित सुधरा हुआ रूप है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेगोरियन कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, वही मैंने हिंदू कैलेंडर की आपको बता दिया। ठीक है साहब, तो ये हो गया हमारा क्या विश्व संस्कृत दिवस। अब आएंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है बहुत ही, एक मिनट देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। गोमती नगर रेलवे स्टेशन न्यूज में है क्यों? बेसिकली बताओ, गोमती नगर रेलवे स्टेशन न्यूज में है क्यों, बताइए। तो भाई मेरे, यह पूर्वी जो रेलवे है उसका पहला ऐसा स्टेशन है जो क्या बन गया है, निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। यानी कि यह पहला रेलवे स्टेशन है पहला रेलवे स्टेशन है जो निजी क्षेत्र के द्वारा प्रबंध किया जाएगा। पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर सिंपल ये आ जाए, आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आप याद रखेंगे गोमती नगर रेलवे स्टेशन। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है लखनऊ में। कहाँ पड़ेगा बेटा? ये पड़ेगा लखनऊ में। आप ये भी याद रखेंगे, लखनऊ भी याद रखेंगे, और नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो लखनऊ में पड़ता है, आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो मुझे समझने की सिंपल सी बात है कि एक क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है आज के समाज के दौर में, क्योंकि आप सभी को पता है सूचना क्रांति चली हुई है, सूचना की भरमार है। आपको वेरीफाइड हो डाटा लेना चाहिए और वेरीफाई करके लेना चाहिए। राइट, तो जब ये योजना स्टार्ट हुई थी तो बहुत जोर शोर से मुद्दा उठा था कि रेल बेच दी है सरकार ने, है ना। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि जो RLDC है, जिसने जो डेवलप किया है, उसका जो प्राइवेट कंपनी है उसका शेयर कितना रहेगा, और जो रेलवे का शेयर है वो कितना रहने वाला है, हम सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आराम से फुर्सत से बैठ जाइए और पूरा लेक्चर का आनंद लीजिए।
ठीक, तो हम अगर पहले हम थोड़ा रेलवे नेटवर्क के बारे में जानेंगे उत्तर प्रदेश के, थोड़ा सा आज मेरा फोकस उत्तर प्रदेश रहेगा। एक तो ये स्टेशन है, एक और न्यूज़ है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश न्यूज़ में है। तो आज हम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को निचोड़ के पी लेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश से बने तो वो हो जाए। तो पहले जानेंगे हम रेलवे नेटवर्क के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा रेलवे नेटवर्क हमें देखने को मिलता है, राइट। और यहाँ पर 550 से अधिक रेलवे स्टेशन है, 550 से अधिक रेलवे स्टेशन है। कहाँ में? यूपी में। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश की डिटेल में, ठीक है। सो डोंट वरी। तो दोबारा सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 550 से अधिक रेलवे स्टेशन है, राइट। जिसमें हम बात करें उत्तर मध्य रेलवे जोन में 250 स्टेशन आते हैं, लगभग 230 आते हैं, और वहीं पूर्वी क्षेत्र में 117 आते हैं। और उसी पूर्वी क्षेत्र में से एक रेलवे स्टेशन है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, जो निजी क्षेत्र द्वारा बनाया गया, स्थापित किया गया और प्रबंधित किया जाएगा, और पहला ऐसा स्टेशन होने वाला है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन होने वाला है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, आप देख रहे हो कि मल्टीप्लेक्स एकदम कॉम्प्लेक्स जैसा बेहतरीन, जहां पर आपको एयरपोर्ट जैसी सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो जैसे क्या क्या मिलेगा आपको, जैसे हम बात करें सुविधाओं संबंधित क्या होंगे, साफ सफाई बहुत अच्छी रहेगी, यात्री रेस्ट कर सकते हैं इजीली अच्छी तरीके से, ठीक है। इन सब चीज़ों को बेहतर प्रबंधन के लिए इस निजी क्षेत्र को अलाउ किया गया और इस योजना की शुरुआत की गई, ताकि जो यात्री स्टेशन का उपयोग करते समय बेहतर सेवाओं का आनंद ले सकें और बेहतर अनुभव वो महसूस कर सकें, ठीक है। अब बात करेंगे कि निजी जो क्षेत्र है वह कैसे प्रबंधन करेगा, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो निजी क्षेत्र करेगा, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं अभी जो रेलवे के द्वारा की जाएंगी, ठीक है। जैसे हमने बात की कि जो क्षेत्र, जैसे कि हम बात करें स्टेशन का रखरखाव एक निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा, बट जो की एरियाज हैं, जैसे कि हम बात करें टिकट बिक्री, हम बात करें ट्रेन संचालन यानी कि ट्रेन को चलाने के लिए, यात्री सुरक्षा, है ना, तो ये सब जो मेन एरियाज हैं, इन एरियाज को अभी भी रेलवे ही क्या करेगा, टेक केयर करेगा, रेलवे ही संभालेगा। फिर से सुन लीजिए, चाहे टिकट बिक्री की बात करें, चाहे हम ट्रेन संचालन की बात करें, चाहे हम बात करें यात्री सुरक्षा को लेकर, इन तीनों ही क्राइटेरिया, इन तीनों ही क्षेत्रों को अभी भी रेलवे ही संभालेगा। भाई अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब रेलवे संभालेगा तो प्राइवेट क्षेत्र क्या करेगा, है ना। तो प्राइवेट क्षेत्र करेगा छोटे छोटे काम, जैसे कि साफ सफाई का काम, स्टेशन परिसर में अंदर की सुरक्षा प्राइवेट करेगी, पार्किंग सुविधाएं देखेगी, है ना, और अन्य जो छोटी छोटी सेवाएं होंगी यात्रियों से संबंधित, ठीक है। यानी कि जो की एरियाज हैं, चाहे हम बात करें रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की बात करें, चाहे हम ट्रेन संचालन की बात करें, चाहे हम बात करें टिकट बेचने की, तीनों ही एरियाज को रेलवे डील करेगा। बट साफ सफाई हो गया, और आंतरिक सुरक्षा की बात हो गई, पार्किंग हो गया। आपने देखा होगा ना कि बड़े बड़े शहरों में पार्किंग के ठेके दे दिए जाते हैं, तो ऐसे थोड़ी मुझे वो बेच दिया, है ना। तो उसी तरीके से आप समझिए कि आपने मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स अच्छा सा बनाया, और इसके लिए आपको कुछ क्या दिया, शेयर दिया जाएगा, और आप ये काम कर लीजिए, कुछ पैसे कमा लीजिए, ठीक है, ताकि आपका पैसा निकल जाए, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपको देखेगा, इससे आप देखेंगे कि जो स्टेशन है वो अधिक साफ सुथरा दिखेगा, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि जो एरियाज प्राइवेट डील करता है वह एरियाज अक्सर साफ सफाई दिखेंगे, और जो एरिया अक्सर सरकारी कंपनियां यूज कर रही हैं वो हमेशा गंदे आपको दिखेंगे। चाहे आप पुलिस स्टेशन का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ आपको साफ सफाई नामात्र ही दिखेगी। बट आप जब प्राइवेट ऑफिस में आएंगे चमचमाता ऑफिस दिखेगा, सैलरी बेशक भले ही कम हो, लेकिन आपका ऑफिस चमचमाता आपको दिखेगा, शीशों वाला, है ना। पर्सनल एक्सपीरियंस से आप ये चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इस कदम से जब स्टेशन को अधिक स्वच्छ हमें देखने को मिलेंगे, सुरक्षित हमें देखने को मिलेगा कि इंटरनल अलग सिक्योरिटी होगी और बाहर अलग सिक्योरिटी होगी, है ना। और यहाँ पे यात्रियों को विशेष ध्यान रखा गया, उनको आरामदायक चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया, बन के तैयार हो गया, ठीक है। कौन क्या क्या करने वाला है वो फिक्स हो गया। अब बात करेंगे कि एक बार बना दिया तो कब तक का लाइसेंस मिलेगा यूज करने के लिए। तो बेसिकली लाइसेंस मिलेगा 9 साल के लिए, 9 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा, 3 साल बनाने के बाद स्टार्ट करने के लिए, और 3 साल के बाद 9 साल के लिए लाइसेंस को दिया जाएगा, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिए कि जो RLDA है ना, RLDA क्या करेगा, बोलियां लगाएगा, और जो बोली वाले आएंगे लोग उनको टेंडर मिलेगा, वो बिल्ड करेंगे, ठीक है। बिल्ड करेंगे तो उससे क्या होगा, कंपनी जो होंगी वो स्टेशन को क्या बनेगी, सुधारेंगी, बनाएंगी, ठीक है। और पहले जो 3 साल है वो बनाने और स्टार्ट करने के लिए समय दिया जाएगा 3 साल,
उसके बाद आगे के लिए 30 साल होने के बाद 9 साल का लाइसेंस उन्हें दिया जाएगा। अब जब 9 साल का लाइसेंस दिया जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा? तो लाइसेंस के अनुसार जो भी लाइसेंस शुल्क है ना, परियोजना का लाइसेंस शुल्क का 15% किसको जाएगा? आरएलडीए को जाएगा, जबकि 85% किसको जाएगा? भारतीय रेलवे को जाएगा। तो भाई आप ध्यान से डाटा को वेरीफाइड कीजिए एंड तब को डिसीजन लीजिए कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स। आइए नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहाड़ी क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैटिक पोर्शन मुझे लग रहा है, स्टैटिक पोर्शन है ये। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा जिला ऐसा है उत्तर प्रदेश का जो हमें पहाड़ी क्षेत्र का प्रवेश द्वार के रूप में हम उसे देख सकते हैं? तो भाई मेरे उत्तर प्रदेश का बरेली जिला ऐसा दिखता है जो हमें पहाड़ी क्षेत्र का प्रवेश द्वार मिलता है। ऐसा क्यों? बताइए ऐसा क्यों है? पहले देख लेते हैं। यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन जैसे नैनीताल, हल्द्वानी, भीमताल, अल्मोड़ा, रानीखेत तक आसान पहुंच प्रोवाइड कराता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, देखो पहले तो आप देख लीजिए बरेली के आसपास सारे हाईवेज निकल रहे हैं। देखो यहाँ से निकलेंगे और ये पूरा एरिया क्या है, एक हाईवे ऐसा है जो पूरे एरिया को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये तुलनात्मक रूप से पहाड़ी इलाका कम है बरेली की तरफ का, तो यहाँ से आप इजीली एंट्री कर सकते हैं और एक ही हाईवे से सब चीज़ों को कनेक्ट करते हुए आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तराखंड की जो स्टेशन है जैसे नैनीताल हो गया, हल्द्वानी हो गया, भीमताल हो गया, इन सब के लिए क्या है, सड़क मार्ग से आसान पहुँच प्रोवाइड कराता है, यानी कि एक ही हाईवे से आप कई चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। तो पता चलेगा क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह इजीली एक्सेसिबल है, जो रास्ता है वो इजीली एक्सेसिबल है, ऑल टाइम ओपन रहता है। ठीक है, तो क्या रहता है, इसे इसलिए प्रवेश द्वार के रूप में हम मानते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मैप पे करके भी दिखाया बरेली से। राइट, अब थोड़ा सा जानेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में, थोड़ा सा हम समझेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश 24 करोड़ से अधिक की आबादी वाला एक राज्य है। भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% यहाँ पर निवास करता है। जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% निवास करता है। वहीं मैं अगर विश्व की बात करूं तो विश्व की लगभग 3% जनसंख्या, अगर मैं विश्व की लिख दूं यहाँ पे, तो विश्व की लगभग 3%, कितनी बेटा, 3% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। यानी कि 3% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 3% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज लिविंग इन द यूपी, द स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 243,286 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये। ठीक है बेटा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है चौथा सबसे बड़ा राज्य है। मेरा क्वेश्चन ये है कि चौथा ये है तो सबसे बड़ा कौन है, बताइए। तो सबसे बड़ा बेटा है राजस्थान, फिर कौन सा आएगा बताइए, राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र, एक मिनट, फिर लिखेंगे आप महाराष्ट्र, देन आएगा आपका यूपी। ठीक है, तो ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, बहुत डिटेल निकालेंगे आज हम। राजधानी की बात करूं तो राजधानी लखनऊ है, वहीं न्यायिक राजधानी क्या है, प्रयागराज है। आप सभी को पता है कि जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, वह इलाहाबाद में है। प्रेजेंट में से हम प्रयागराज बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और यह 18 प्रशासनिक मंडलों में विभाजित है। ठीक है, तो जब हम यूनिट डिवाइडेशन करते हैं प्रशासनिक इकाइयों का, तो डिस्ट्रिक्ट से कई डिस्ट्रिक्ट को मिला के क्या बनता है, मंडल बनता है। ठीक है, तो पूरा उत्तर प्रदेश 18 मंडलों में विभाजित है। वहीं अगर हम जिलों की बात करें, जिलेवार हम देखें तो जिलेवार हम देख पाते हैं कि जो जिले हैं 75 जिलों में उत्तर प्रदेश राज्य विभाजित है। हमने बात की जिलों की लेकर, तो आप मुझे बताइए जिलों को लेकर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? बहुत ही सिंपल फैक्ट है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। और ये भाई अब तो न्यूज में नहीं था, पहले बहुत न्यूज में था लखीमपुर खीरी। और न्यूज में क्यों था याद है, कुछ जो किसानों वाले जो हुए थे, तो वहां पे कुछ लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व था, ऐसा कुछ बोला जा रहा था। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा जिला। इसका जो एरिया है वो 7680 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे दूसरी चीज, सबसे छोटा कौन सा है भाई, सबसे छोटा
सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। 660 वर्ग किलोमीटर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे पहला जिला, सबसे पहला जिला है आगरा। और सबसे नया जिला कौन सा है? न्यू जिला है हापुड़। इसे 2011 में बनाया गया था। इसे पंचशील नगर के नाम से पहले स्थापित किया गया था, बनाया गया था पंचशील नगर, जब मायावती की सरकार थी। ठीक है, 2011 में इसका नाम बदल के बना दिया हापुड़। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है? ठीक है, तो भाई दोबारा सुन लीजिए। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़, सबसे पहला जिला आगरा था, सबसे न्यूएस्ट जिला जो बना है उत्तर प्रदेश में वो बना था हापुड़। 2011 में बना था, गाजियाबाद से अलग करके इसे पंचशील नगर के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के हापुड़ कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक भाई क्लियर है मेरा? अल्टीमेट क्लियर है? उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? अब यही रहने देते हैं, थोड़ा सा फिर करते हैं। असमोथ चोटी, क्या बेटा? अमसोथ, सॉरी, अमसोथ चोटी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। कौन सी है बेटा? अमसोथ। कहाँ पड़ती है ये? शिवालिक में है, शिवालिक हिमालय की। ठीक है, राइट, क्लियर पॉइंट। शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है, सबसे ऊंची चोटी अमसोथ चोटी है। यहाँ तक आगे हम फिर चलेंगे। नेक्स्ट हम कहाँ चलेंगे? नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या बता सकते हैं हम? नेक्स्ट क्या बता सकते हैं? ठीक है, एक चीज यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जनसंख्या के रूप में सबसे बड़ा, जनसंख्या के आधार पर लिख देता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ, वहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लिख रहा हूँ कुछ चीज़ें, यहाँ थोड़ा अलग रहा हूँ, जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। क्लियर पॉइंट? मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है? सबसे गरीब जिला, तो बेटा नाम है बहराइच। बहराइच सबसे गरीब जिला है। और यह किसके अकॉर्डिंग? नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट ही, इस रिपोर्ट को ही देख रहा था मैं। देन मुझे पता चला कि सबसे गरीब जिला कौन सा है, अमीर कौन सा, ताकि फिर मैंने वहाँ से उठा लिया सारा डाटा, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आपको जब आप यूपी पुलिस का एग्जाम दें तो वहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखें तो आप इजीली उसे अटेंड समझ पाए। ठीक है, तो गरीब आ गया, तो सबसे अमीर कौन है? सबसे अमीर कौन है? याद है? यूपी 16 मुआवजा बोला है। सबसे अमीर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, क्या है? गौतम बुद्ध नगर। कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला है ये, इसके बारे में मौलिक पॉइंट। सबसे ज्यादा साक्षर, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला। आज तुम जिला जिला दिखाता हूँ, जिला क्या होते हैं, जिला पे आप, जिला से संबंधित कितना फैक्ट, कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो सकती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता आ गया। तो सबसे ज्यादा अनपढ़ कौन है? अनपढ़ किस जिले में? सबसे ज्यादा अनपढ़, सबसे ज्यादा अनपढ़ कौन सा बेटा? श्रावस्ती। कौन सा जिला है? श्रावस्ती। यानी कि जहां पर, जिस भूमि पर, देवभूमि पर, जिस भूमि पर ज्ञानियों ने जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया, वह भूमि अब क्या है? सबसे ज्यादा अनपढ़ जिला उसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा जिलों से संबंधित थोड़ी सी क्विक एकदम फैक्ट जैसी चीजें जो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट सबको। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है? चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी? नेक्स्ट न्यूज हमारी है नहीं। सो यहीं तक था सेशन आज का हमारा।
आई होप आपको मज़ा आया होगा और क्विक फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू आर डूइंग वेल and keep supporting. It will be very helpful to me because of you no need to pay anything to anyone to subscribe the channel. But if you do subscribe this channel, it give me motivation to do more work for the students, for those students who are not able to pay the fee for the costly coaching centers and all the things, है ना. तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट कर सकता है ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ, है ना. कंटेंट सुधरता रहे, कंटेंट अच्छे से अच्छा आपकी तरफ लाऊं. तो मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलेगा? हमें मिलेगा मोटिवेशन अपने सब्सक्राइबर से, अपने व्यूअर से. फिर भी और दूसरा, आपको सुधार चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई चीज़ चेंज करना चाहिए, पढ़ाने का तरीका चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ और चीज़ चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ये लिखा है ऐसे लिख के पढ़ा सकते हैं. कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं. वहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, है ना. अभी तो हम इतने बड़े नहीं हुए कि आपके कमेंट ना देखें. जैसे ऐसा होता है ना कि जो बहुत बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट हैं वो कहते हैं कि हम सभी कमेंट देखते हैं. बट क्या ये पॉसिबल है कि 1.5 लाख 2 लाख कमेंट आ रही तो वो देख पाए? बट अभी हम तो इतने बड़े नहीं हुए कि आपकी कमेंट ना देख पाए. तो कोई भी सुझाव एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, यंगर ब्रदर, बड़ा भाई, छोटा भाई, कुछ भी समझ के देने हो तो आप दे सकते हैं. फील फ्री टू रीच आउट, फील फ्री टू टेक्स्ट, फील फ्री टू कनेक्ट. सो जब तक आप बातें नहीं करेंगे तब तक आप ओपन नहीं होंगे और आपके अंदर जो झिझक है पूछने की वो नहीं निकलेगी. एक चीज़ समझ लीजिए कि स्टूडेंट लाइफ होती है बेशरम वाली लाइफ, है ना. आप बेशरम बन जाइए जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना. जब तक सिलेक्शन नहीं हो तो बेशरम बन के जिए, मस्त खाना, मस्त पहनना और पागल की तरह घूमो, मस्त पढ़ाई करो. इधर से कोई कह रहा है इधर से सुनो, इधर से निकाल दो. बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पीछे खींचेंगे, है ना. तो आज का समय ऐसा है कि जहाँ पर लोग आगे आपको दिख रहा है कि पुश कर रहे हैं, बट वह पुश नहीं कर रहे, आपको खींच रहे होते हैं. जैसे कि मैं वो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छी रील थी जहाँ पर एक दोस्त दिखाया जा रहा था कि वो हेल्प करने के लिए रस्सी डाल रहा है नीचे, लेकिन पीछे से वो व्हील से रस्सी को घुमा रहा है ताकि रस्सी नीचे जाती रहे. नीचे वाला दोस्त ऐसे खींच रहा है लेकिन ऊपर वाला दोस्त ऐसे रस्सी और बड़ी करता जा रहा है नीचे, तो नीचे वाला दोस्त कभी ऊपर नहीं आ पाएगा. इस तरीके से ही आज के दोस्त हेल्प करते हैं, लोग हेल्प करते हैं, समाज हेल्प करता है. ठीक है, तो खुद पर भरोसा कर रखिए, खुद के लिए मेहनत कीजिए, अपने सपनों के लिए जी लड़िए, है ना. अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं लड़ पाएंगे तो कौन लड़ेगा, है ना. क्या जवाब दोगे कि मैं अपने सपनों के लिए भी नहीं लड़ पाया, है ना. आप कल को आपके बच्चे होंगे, शादी होगी या कोई दोस्त बनेगा या किसी को आप गाइड करोगे तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? है जवाब कोई कि मैं वो पर्सन हूँ जो अपने सपनों के लिए नहीं लड़ पाया, तो क्या क्या उम्मीद करूँ मैं? क्या बोलोगे आप किसी से? बताइए. ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखो थोड़ा सा. कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है समय के साथ. बस मेहनत कीजिए, लगे रहिए. 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2 साल में हो जाता है. सिंसियरली पढ़ोगे, 6 मंथ में सिलेबस कंप्लीट होता है, 6 मंथ आप प्रैक्टिस करते हैं, देन फिर आप रेडी हैं कि आप कोई भी एग्जाम दें. ठीक है, चलो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप सब्सक्राइब, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.